ओके बेटा, होपफुली लास्ट क्लास में जितना भी कुछ हमने किया था वो आपने पढ़ लिया होगा। और आज स्टार्ट करेंगे। आज बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक करना है। मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि आज का टॉपिक रहेगा साइक्लोट्रॉन, जो आज की क्लास का मेन टॉपिक रहेगा। और मैंने पहले भी बोला था आपको कि अब जो टॉपिक्स होंगे वो सारे के सारे एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड टॉपिक्स होंगे और सभी टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप कोशिश करेंगे क्लास मिस ना करें, ठीक है। आज का जो पहला टॉपिक है, स्टार्ट करेंगे एक हल्की सी चीज से, और वो है वर्क डन बाय अ मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल। अब हमने अब तक मैग्नेटिक फोर्स के बारे में बहुत कुछ बात करी, बहुत कुछ बोला कि भाई मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पर डिपेंड करेगा। मैग्नेटिक फोर्स लगता है तो जनरली it also depends upon how you are firing the charge particle inside the magnetic field। तो मैग्नेटिक फोर्स चार्ज के ऊपर लगेगा, डिफरेंट ट्रेजेक्टरीज में चार्ज मूव करेगा। और लास्ट टाइम हमने इन्हीं सभी चीजों का एनालिटिकल एनालिसिस किया था। आज अगर हम लोग बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वर्क डन, कि अगर हम चार्ज पार्टिकल को एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डालते हैं, फायर करते हैं, तो उस केस में मैग्नेटिक फोर्स जो चार्ज पार्टिकल पे लगेगी उससे क्या कुछ वर्क डन होगा, या वो फोर्स कुछ वर्क डन करेगी, और करेगी तो कितना करेगी, इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं। तो आज का टॉपिक है वर्क सर, डन बाय। आपने हमें टॉरॉइड और लॉरेंस फोर्स की डेफिनेशन नहीं लिखवाई थी, अगर आप एक बार लिखवा देंगे। किसकी डेफिनेशन ने लिखवाई थी? सर, लॉरेंस फोर्स और टॉरॉइड की। टोरॉइड तो बेटा एक ऑब्जेक्ट है, आप उसकी डेफिनेशन चलो लिखो। लॉरेंस फोर्स की तो शायद मैंने लिखवा दी थी कि लॉरेंस फोर्स इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज। अच्छा लिखो, चलो। सर, लॉरेंस फोर्स की नहीं लिखवाई थी। अच्छा लिखो। लॉरेंस फोर्स is the force experienced by a charged particle whenever a charged particle moves in a magnetic field or in an external magnetic field। Lorentz force is the force experienced by a charged particle when it moves in an external magnetic field, and this force depends upon the magnitude of charge, the magnitude of magnetic field, and the perpendicular component of velocity। ठीक है। यस सर। नेक्स्ट, टोरॉइड। टोरॉइड की डेफिनेशन भी लिख लो। इट इज अ हॉलो सर्कुलर रिंग। इट इज अ हॉलो सर्कुलर रिंग on which a large number of turns of a wire
are closely wound. Are closely wound. It can also be seen as a solenoid bent into the form of a circular ring. अच्छा, अगर हम work done by a magnetic force on a charged particle, कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो कैसे कर पाएंगे? क्या तरीका रहना चाहिए? एक चीज तो हमें पता है कि वेक्टोरियल नोटेशंस के अंदर जो फोर्स है उसको आप क्या लिख सकते हो? Q इंटू वी क्रॉस बी लिख सकते हैं ना? बेटा यही लॉरेंस फोर्स थी ना आपकी, यही मैग्नेटिक फोर्स थी ना जो एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक्ट करती थी। यस सर। ठीक है, आप इसको लिख सकते हो F वेक्टर इज इक्वल टू Q इंटू वी क्रॉस बी। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इसको बोथ साइड्स v वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी डॉट प्रोडक्ट ले लें अगर इसका, और मैं इसको v वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो क्या रिजल्ट होना चाहिए? F वेक्टर डॉट v वेक्टर किसके बराबर होना चाहिए? या मैं ये कहूं कि Q इंटू वी क्रॉस बी का जब आप डॉट प्रोडक्ट ले लें वेलोसिटी वेक्टर के साथ, तो ये किसके इक्वल होना चाहिए? बोलो। बेटा कोई एक आइडिया कुछ तो सोच के बताओ कि क्या होना चाहिए? सर कैमरा बंद हो गया शायद। बेटा थोड़ा सा जोर से बोलेंगे, आवाज नहीं आ सर रही। कैमरा बंद हो गया शायद आपका। नहीं, कैमरा ऑन है। सर जिस स्क्रीन पे आप लिख रहे हो ब्लैक आ रही है मेरे को। बेटा मैं दो अब आ गया डिवाइस सर। आ गया। हाँ जी। अच्छा अच्छा, क्योंकि मैं दो डिवाइसेस से लॉगिन होता हूँ ना, मेरे को दिखता रहता है कि मैं कहाँ कितना आउट ऑफ द स्क्रीन तो नहीं जा रहा। अच्छा चलो बताओ, Q इंटू वी क्रॉस बी डॉट वी वेक्टर किसके इक्वल होना चाहिए? सर कैन यू प्लीज रिपीट, आपकी वॉइस क्रैक हो रही है। एक मिनट बेटा, मेरी वॉइस नहीं, मैं वाईफाई पे हूँ, ठीक है। मैंने पूछा बेटा Q इंटू वी क्रॉस बी डॉट वी, अगर मैं डॉट प्रोडक्ट ले लूं ऑन बोथ साइड्स, तो ये किसके इक्वल होना चाहिए? वर्क डन क्या है बेटा? वर्क डन क्या वर्क डन किसके? वर्क डन के इक्वल होना चाहिए। अच्छा, तो क्या ये वर्क डन के इक्वल होता है? सोचो। ये तो वर्क डन के इक्वल नहीं होता।
सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। सर रेट ऑफ वर्क डन के इक्वल हो जाएगा। रेट ऑफ वर्क डन तो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अच्छा तो चार्ज है वेलोसिटी से। बेटा अच्छा सीरियसली बताना, एक मिनट। हाँ, तो मेरे कहने का मतलब था कि एफ डॉट बी आपका पार है, यानी रेट ऑफ वर्क डन है। अगर मैं इसको लिखता Q इंटू वी इंटू बी साइन थीटा इंटू वी कॉस थीटा, ऐसा ही लिखना पड़ता ना मुझे? यस सर। यस सर। लिखना पड़ता। अब फोर्स को अगर मैक्सिमाइज करना था, जो कि कांस्टेंट थी फोर्स और मैक्सिमाइज थी, तो उसके लिए थीटा 90 लगाएंगे। लेकिन 90 अगर यहां लगाते हो तो 90 यहां पे भी लगाना पड़ेगा। देन इन दैट केस एफ डॉट बी किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। यस सर। यस सर। तो बेटा आपका एफ डॉट बी इज इक्वल टू 0, यानी फोर्स डॉट वी वेक्टर 0 के बराबर हुआ। अब आप फोर्स को क्या लिख सकते हो? F is equals to MA होता है। Sir, can you please repeat this point? I'm facing network issues. बेटा फोर्स इनटू वेलोसिटी इनटू cos थीटा इज मैकेनिकल पावर, है ना? Yes, sir. और लास्ट टाइम हमने लॉरेंस फोर्स पढ़ी थी BQV sin थीटा, और मैक्सिमम फोर्स के केस में फोर्स आपके पास क्या हो जानी चाहिए? BQV हो जानी चाहिए, यानी थीटा 90 पे होनी चाहिए। अगर आपने थीटा 90 यहां लगाया तो वहां पर तो थीटा 90 ही रहेगा। यानी दैट Yes, केस एफ sir. डॉट बी की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए? 0 हो जानी चाहिए आपके पास, है ना? Yes, sir. तो मैंने फोर्स को लिखा मास इनटू एक्सेलरेशन, जिसको कि आप ऐसा भी लिख सकते हैं m इंटू dv बाई dt, लिख सकते हो? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब आप इसको यहां लिखो m इंटू dv बाई dt डॉट v वेक्टर इज इक्वल टू 0। यस सर। अगर मैं इस टर्म को हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं ऑन बोथ साइड्स, तो ये टर्म क्या बन जाएगी? ये टर्म बन जाएगी अब आपके पास d by dt of काइनेटिक half एनर्जी। v square is equal to 0। यस सर। ठीक है, ये वाला स्टेप क्लियर है बेटा? सर आपकी आवाज चली गई थी बीच में। d by dt of E kinetic is equal to 0, ये लिख सकते हैं? यस सर। यस सर। अच्छा, इसका लिटरल मीनिंग क्या हुआ? लिटरल मीनिंग ये हुआ देयर इज रेट दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज 0। Rate of change of kinetic energy is 0 means kinetic energy is constant. Yes, sir. Initial and Yes, final sir. same thing. Therefore, kinetic energy is constant. It means change in kinetic energy is 0 in this case. यस सर। According to work energy theorem, work done किसके बराबर होता है? Change in kinetic energy के। Therefore, work done is equal to 0. ठीक है? यस सर। ओके सर। तो मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं करवाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि उसके ऊपर कोई भी वर्क डन नहीं होगा। सो द नेट वर्क डन ऑन द चार्ज पार्टिकल बाय द मैग्नेटिक फोर्स इज 0। ठीक है?
Yes, sir. जी सर। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जनरली बुक्स में नहीं होता है बट पूछ लिया जा सकता है, तो इसको आप ध्यान से लिख लेना, नोटिफाई कर लेना कहीं पर भी। सर एक सेकंड सर, नोट करने दो। मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा, भेज दूंगा। ओके सर। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज, अच्छा ये सबको क्लियर है ना बेटा, समझ में आ गया? मेलिसा, यस सर। एंजेला, आन्या क्लियर है? यस सर। आशी, सब क्लियर है। ठीक है। आर्यन, यस सर क्लियर है। दक्ष, वैष्णवी, यस सर। दक्ष क्लियर है? समर्थ, यस सर क्लियर है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, अच्छा अगर मैं बेटा आपसे ये कहूं, चलो एक एप्लीकेशन इसी की और करते हैं पहले, उसके बाद कहीं जाके साइक्लोट्रॉन वगैरह स्टार्ट करेंगे, एक दो एप्लीकेशंस और कर लेते हैं इसकी, ठीक है? अगर मैं आपसे कहूं कि अगर एक मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, जैसे कि ये आपके पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मैं एक करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस कर दूं, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है जो कि हमने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया, तो मुझे फाइंड आउट करना है फोर्स, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर placed in यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब मान लिया कि करंट इस डायरेक्शन में जा, ठीक है? अब करंट अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है बेटा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी डायरेक्शन कहां होगी? डाउनवर्ड्स होगी। और मैग्नेटिक फील्ड ये है आपके पास, ठीक है? यस सर। तो अगर मैं आपसे कहूं कि फोर्स की वैल्यू निकालो कि कितनी फोर्स इसके ऊपर एक्ट कर रही होगी, तो कैसे निकालेंगे? मान लें कि ये पूरा का पूरा कंडक्टर छोटे छोटे एलिमेंट्स, डीएल एलिमेंट्स के अंदर डिवाइडेड है। तो अगर ये छोटे छोटे डीएल एलिमेंट्स के अंदर डिवाइडेड है, लेट्स से कि मैं कोई भी एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट यहां कंसीडर कर दूं, ये रहा, ये एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट डीएल हमने कंसीडर किया, तो ऐसे n नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे यहां पर। अब इस डीएल एलिमेंट के अंदर कितना चार्ज होगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा सबसे पहले, और उसी के बाद हम ये फाइंड आउट करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टर में कितने होंगे। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हर चार्ज पार्टिकल फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और इस कंडक्टर के अंदर देयर आर n नंबर ऑफ फ्री चार्ज पार्टिकल्स, तो हर चार्ज पार्टिकल अगर फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो द means the summation of all those forces is the force which is actually experienced by the conductor itself। ये बात क्लियर है ना? हाँ सर क्लियर है। अगर Yes, यहाँ sir. पर अगर यहाँ पर n नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स हैं और हर चार्ज पार्टिकल एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है बेटा, तो जो नेट फोर्स ये कंडक्टर एक्सपीरियंस करेगा, दैट फोर्स विल बी द सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, इंडिविजुअल फोर्सेस एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज पार्टिकल इटसेल्फ। तो उन्हीं सभी का एक्यूमुलेशन आपको नेट फोर्स मिलेगी। तो वो नेट फोर्स हम कैसे कैलकुलेट करें? अब वो नेट फोर्स कैलकुलेट करने के लिए वापस चलते हैं लॉरेंट्ज फोर्स की तरफ, और लॉरेंट्ज फोर्स कितना था हमारे पास? F is equals to PQV sin थीटा, यही था। यही था ना बेटा,
नेट फोर्स हमारे पास बी क्यू वी साइन थीटा। हाँ सर। Yes, sir. ठीक है, या फिर आप वेक्टोरियल नोटेशन के अंदर लिखते तो आप इसको लिखते एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू क्यू इनटू वी क्रॉस बी। ये आपके पास फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा था एक सिंगल चार्ज पार्टिकल। अगर नेट एन नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स मुझे निकालने पड़ते तो मुझे इस क्यू को कैसे लिखना था? इस क्यू को लिखने के लिए सबसे पहले मैं ये देखूं कि इस स्मॉल एन के अंदर कितने चार्ज पार्टिकल्स हैं। तो वैसे एक स्मॉल डीएल एलिमेंट के अंदर जो चार्ज पार्टिकल्स होंगे, लेट्स से कि इसकी लेंथ आपके पास डीएल है, क्रॉस सेक्शन एरिया इसका ए है, तो नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स विल बी इक्वल टू एरिया इनटू डीएल इनटू ई। यही होने चाहिए। यस सर, यही होगा। भाई इतने स्मॉल लेंथ एलिमेंट के अंदर नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स कितने होने चाहिए? आपको इसके वॉल्यूम से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एरिया इनटू डीएल से मल्टीप्लाई करोगे और तब जाके आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज से। तो आपको यहाँ पर टोटल चार्ज पता लग जाएगा, सॉरी एन के बजाय टोटल चार्ज पता लग जाएगा। एन कितना होगा यहाँ पर? एन होगा ए इंटू डीएल। नंबर आएगा इसी से आपके पास, है ना बेटा? यस सर। देखो अगर इतने पार्ट के अंदर आपको चार्ज निकालना है तो वो चार्ज कितना होगा? Q will be equal to NE, N will be equal to area into DL। भाई इतने पार्ट के अंदर जितने नंबर ऑफ चार्जेस थे उसको आप E से मल्टीप्लाई कर दो तो इतने पार्ट का चार्ज आपको पता चल गया। क्लियर है ना? Yes, sir. अब लेंथ एलिमेंट अगर DL है तो आप इस चार्ज को Q के बजाय क्या लिखोगे? DQ लिखोगे। Therefore जो स्मॉल फोर्स ये पर्टिकुलर एलिमेंट, यानी ये जो हमने एलिमेंट कंसीडर किया था, ये पर्टिकुलर एलिमेंट जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वो फोर्स होगी आपके पास dF इज इक्वल्स टू B इंटू dQ इंटू V साइन थीटा। और बेटा dQ को आप क्या लिख सकते हो? N इंटू A इंटू DL। सर आप म्यूट हो गए हो। सर आप म्यूट पे हो। कहां तक इंटीग्रेट करोगे? 0 से लेके L तक। सर आप म्यूट हो गए थे। मैं कैसे म्यूट हो गया था? सर म्यूट हो गए थे सर आप अभी। अच्छा फिर से देखो, ये लेंथ एलिमेंट के अंदर इतना चार्ज होगा, ये बात तो क्लियर है ना? हाँ सर। सर मतलब सर डीएफ से वहां से म्यूट हो गया था। हाँ हाँ ठीक है। तो डीएफ को मैं क्या लिख सकता हूँ? बी इंटू डी क्यू इंटू वी साइन थीटा लिख सकते हैं। Yes, sir. यस सर। टोटल फोर्स अगर ये चार्ज, अगर ये कंडक्टर टोटल फोर्स एक्स सर आप म्यूट हो गए। का होगा ना? सर आप वापस म्यूट हो गए थे। यार आज पता नहीं क्या हो रहा है ये पर्टिकुलर सैंपल कितनी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा? डीएफ फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा। तो विच विल बी इक्वल टू बी डॉट डी क्यू इंटू वी साइन थीटा। और बेटा dq हमने कैलकुलेट कर लिया adl इंटू ई, हमने यहां पुट कर दिया इसको। सर आपने ठीक ई है? तो पुट नहीं किया वहां पे, एडीएल। अच्छा मैंने ई नहीं लिखा, सॉरी सॉरी, ये लो ई। ठीक है, अब ठीक है। Sir, n की वैल्यू तो ADL थी ना? n की वैल्यू तो adl थी। सर तो आपने इसमें एन क्यों पुट किया है? बेटा मैं df को ये लिख सकता हूँ
df इज इक्वल्स टू b अपनी जगह, dq की जगह हम लिख सकते हैं a इंटू dl, ठीक है, इंटू e इंटू v साइन थीटा लिख सकते हैं, Yes, sir. ठीक है। अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं बेटा। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं ओवर द लिमिट्स ऑफ लेंथ L, तो नेट फोर्स मेरे पास होगी बी ए एल इंटू ई इंटू वी साइन थीटा, यही होना चाहिए। ठीक है यस बेटा, सर। यही होना चाहिए। हाँ सर। अब याद करो, करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने करंट क्या पढ़ा था, किसके बराबर था, ए एन ई वी डी, यही था ना। Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पर n की वैल्यू हमने ऑलरेडी a इंटू डीएल की फॉर्म में डाल दी है, तो ए ई वी डी को हम क्या लिख सकते हैं, करंट लिख सकते हैं। ए ई वी को क्या हम करंट लिख सकते हैं। सर इसमें VD तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी था ना? हाँ ठीक है, अब देखो ध्यान से, वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी था। अब देखो ध्यान से, अभी आपने ये सवाल नहीं पूछा कि सर यहाँ पर n था, लेकिन आपने ये तो कहा ही नहीं कि, आपने मेरे को बोला कि आपने यहाँ n लगा दिया, मैंने n रिमूव करा है यहाँ से, ठीक है। आपने ये तो पूछा ही नहीं कि ए ई बी को आप कैसे, देखो बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसकी थी, इलेक्ट्रॉन्स की थी। यहां पर भी इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो फोर्स इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंस करेंगे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, वो इलेक्ट्रॉन्स को ड्रिफ्ट कराएगा ना, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट कराएगा ना एक सर्टेन डायरेक्शन में। यस सर। तो वो v वही v है वहां पर, अच्छा। ठीक है। तो अगर मैं यहां पर n यूज नहीं कर रहा हूं, तो क्यों यूज नहीं कर रहा हमने n, अब देखो ये dq था, इसी सैंपल का था, बट टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स कितने होंगे आपके पास, n नंबर ऑफ सैंपल्स तो होंगे ना। यस सर। तो n तो आपको बेटा साथ लेना ही पड़ेगा इन एनी केस। तो अब देखो आपके पास a n e v को आप क्या लिख सकते हो, I लिख सकते हो। तो फोर्स विल बी इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा। याद रखने के लिए आप इसको याद रखेंगे बिल साइन थीटा, या फिर आप इसको लिख सकते हो एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू आई इंटू एल क्रॉस बी, ठीक है। ठीक है बेटा, यस सर। यस सर। अच्छा अगर इतना लंबा ना करना हो तो आप एक छोटे से तरीके से करके दिखा सकते हो, देखना ध्यान से। इतनी सारी टेक्निकलिटीज में अगर नहीं जाना तो एक काम करेंगे, F इज इक्वल्स टू Q इंटू बी क्रॉस बी होता है, ठीक है, होता है बेटा, यस सर। यस सर। ठीक है। अगर आपने स्मॉल सैंपल लिया था, तो स्मॉल सैंपल के ऊपर आपके पास जो चार्ज था वो कितना था, dq था। आप इस v को क्या लिख सकते हो, आप v को लिख सकते हो L बाई टी, यस सर। ठीक है। अगर आप v को L बाई टी लिख सकते हो तो देखो q इंटू L बाई टी क्रॉस b, और q बाई टी क्या हो जाएगा सिर्फ I। तो दिस कैन ऑल्सो बी प्रूव्ड लाइक दिस, सीधा सीधा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर डेरिवेशन 3 मार्क्स के अंदर आ जाए और आपसे पूछी जाए प्रॉपर तरीके से, तो फिर आप ऐसे भी कर
बेटा इस टॉपिक में किसी को कोई डाउट है? नो सर। No. सर ये डायरेक्ट आ सकता है इतना बड़ा डेरिवेशन टाइप? आ सकता है, कैसे भी आ सकता है तो कितने मार्क्स का आएगा सर अगर ये बोर्ड्स में आया तो? बेटा। 3 मार्क्स में तो आती है डेरिवेशंस, कई बार 2 में भी आती हैं। 2 से कम तो डेरिवेशंस आएंगी नहीं, लेकिन 2 3 में डेरिवेशंस आ जाती हैं। ओके सर। तो वैसे फॉर्मेट क्या होगा सर? 5 मार्क्स का होगा या 4 मार्क्स का होगा? 4 मार्क्स का तो कोई क्वेश्चन नहीं होगा। तो सर बाकी मतलब हाँ, 5 के होंगे ना? रीजनिंग एजर्शन, अब बेटा अभी तो न्यू फॉर्मेट आना बाकी है, इस बार देखते हैं कि क्या आता है। अभी तक तो ना तो सिलेबस अपडेट हुआ है ना और कुछ। ठीक है सर। देखो फिर से समझो, फोर्स आपके पास था Q इंटू वी क्रॉस बी। एक छोटा सा सैंपल लिया आपने, डीएल एलिमेंट। ऐसे ऐसे कितने डीएल एलिमेंट्स होंगे? एन डीएल एलिमेंट्स होंगे। लेकिन सिर्फ डीएल के अंदर कितना चार्ज था? डीएल के अंदर चार्ज था ए इंटू डीएल इंटू ई। तो टोटल नंबर ऑफ डीएल एलिमेंट्स कितने? एन थे। तो उसके लिए आपको एन साथ में लगाना पड़ेगा। तो n इंटू डी क्यू इंटू वी साइन थीटा इंटू बी। अब आप फोर्स को इंटीग्रेट कर दो। जब आप फोर्स को इंटीग्रेट करते हो तो एक ही वेरिएबल है आपके पास, dl। सिर्फ dl को इंटीग्रेट करोगे तो l आ जाएगा, एंड यू हैव द फॉर्मूला BIL sin थीटा। अदरवाइज छोटा तरीका ये है कि आप कुछ ना करें, सीधा सीधा फोर्स को q इंटू वी क्रॉस बी लिख दे। ठीक है, सो ये वाली जो आपको छोटी वाली डेरिवेशन है 2 मार्क्स में कर सकते हैं? 1 में कर सकते हो, वैसे 2 में कर दो, कोई मना नहीं करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ओके नहीं सर। काट सकता कोई आपके। आप बोर्ड में अगर इसको करके आएंगे तो आपके नंबर कोई नहीं काट सकता। स्कूल टीचर्स की मैं कहता नहीं कि अगर स्कूल में आपने करी और आपकी टीचर नंबर काटेगी या नहीं काटेगी, इस बात के लिए मैं श्योर नहीं हूं। लेकिन हाँ, बोर्ड में कोई नंबर नहीं काटेगा, क्योंकि मेथड ठीक है, इसमें कुछ गलती नहीं है। ठीक है बेटा। यस सर। भाई किसी जगह आप ऐसा भी लिख सकते हो, बी को आपने लिखा डीएल बाई डी टी, कोई दिक्कत नहीं है, डीएल बाई डी टी लिख दो। आपने डीएल बाई डी टी लिख दिया, अभी भी तो क्यू बाई डी टी किसके बराबर होगा? आई मिल ही जाएगा ना आपको। यस सर। सिंपल है। ठीक है बेटा। यस सर। नेक्स्ट नेक्स्ट एप्लीकेशन। मान लो कि आपके पास दो स्ट्रेट कंडक्टर्स हैं और दोनों में करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। ये I1 और ये करंट I2, and both of them are separated by a certain distance r। अच्छा, यहां एक assumption है कि दोनों की लेंथ बराबर है। ठीक है, ये assumption इंपॉर्टेंट है। ऐसा इसलिए कि अगर एक की लेंथ बड़ी हो और एक की लेंथ छोटी हो, तो ये वाला जो कंडक्टर होता है ये इसके ऊपर उतने ही लेंथ तक फोर्स लगा सकता है जितनी लेंथ इसकी है। उसके बाद वाले पार्ट पे इसकी फोर्स नहीं लगेगी। ठीक है, अभी समझते हैं कि यस फोर्स सर। लगेगी कैसे। ठीक है, देखो जरा। अब देखो, ये कंडक्टर I1, मतलब करंट I1 फ्लो कर रहा है इसमें। ये कंडक्टर 2, इसके अंदर करंट I2 फ्लो कर रहा है। अब एक बात कि ये वाला कंडक्टर इसकी मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा है और ये वाला कंडक्टर इसकी मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हुआ है। यानी देयर इज नो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एज सच, बट दोनों एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड्स में पड़े हुए हैं। ठीक है, पूछो कैसे? आवाज आ रही है बेटा?
Yes, sir. हाँ तो बताएंगे कैसे? सर चार्ज 1 की, सॉरी करंट बार 1 की एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और 2 की एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक इंटरैक्ट फील्ड की करेंगी। बात नहीं कर रहे, मैग्नेटिक फील्ड की सॉरी बात कर रहे मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड सर, मैं इलेक्ट्रिक हैं। देखो यहाँ करंट I1 फ्लो कर रहा है और करंट I1 ऊपर जा रहा है, तो मैंने आपको बताया था राइट हैंड थंब रूल। आप इस कंडक्टर को अपने हाथ में पकड़ो तो फील्ड की डायरेक्शन कहाँ आएगी? इस तरफ, बाहर की तरफ, यानी इसकी फील्ड इसमें एंटर करेगी। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? क्रॉस, क्योंकि फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्स जा रही है। दिस इज B1। अब इसकी फील्ड देखो, इसकी फील्ड हम ऊपर, आपका हाथ ऐसे मूव कर रहा है तो ये ऐसे जाएगी और इस वाले कंडक्टर के पीछे से ऐसे बाहर से निकल के आएगी। तो यहां पर हम लगाएंगे डॉट, दिस विल बी B2। ये बात क्लियर हुई? यस सर। Yes, sir. क्योंकि कंडक्टर I2 is placed in the magnetic field of conductor 1 and I1 is placed in the magnetic field of conductor 2। लेकिन B1 perpendicular to the plane inwards enter कर रहा है और B2 perpendicular to the plane outwards enter कर रहा है। ये दो कंडक्टर्स हैं आपके पास, देखो जरा, ठीक है? दोनों पैरेलल स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं, एक रेड और एक ब्लू, इसीलिए मैंने लिया, अलग अलग आप आइडेंटिफाई कर पाए। अगर मैं ये कहता हूं कि इसमें करंट ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो मैंने इसको ऐसे पकड़ा, ठीक, ऐसे पकड़ा, तो इट अलाउ माय पाम टू मूव फ्रीली लाइक दिस। तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड चलेगी और इसके पीछे से आके ऐसे बाहर निकलेगी ना, ऐसे। तो क्या लगाया? डॉट। तो इधर वाले पे देखो डॉट लगाया। अब इसको देखो, इसमें भी करंट ऊपर है, इसकी फील्ड ऐसे आएगी और इसमें एंटर करेगी, तो क्रॉस लगेगा, क्योंकि यहां परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ड्स और यहां परपेंडिकुलर टू द प्लेन आउटवर्ड्स। क्लियर है ये बात? बोलो बेटा। हाँ सर क्लियर। यस सर। ठीक है, तो अगर फोर्स कैलकुलेट करनी थी तो फिर कैसे करें फोर्स कैलकुलेट? अब एक बात है, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड होगी कितनी? V1 की वैल्यू कितनी होगी? म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई r। V2 की वैल्यू कितनी होगी? म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई r। कैलकुलेट किए थे ना स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड बायट-सावर्ट लॉ से? यस सर। किया था बेटा? Yes, sir. ठीक है, अब सिंपल सी बात है, ये वाला कंडक्टर कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? यहां पर होगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 विल बी इक्वल टू BIL sin थीटा, क्योंकि परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्स और आउटवर्ड्स है, तो थीटा 90 हो गया, sin 90 1 नहीं लिख रहा हूं यहां पे। B फोर्स ऑन 2 पे लगने वाली फोर्स 1 की वजह से, तो मैग्नेटिक फील्ड किसका? 1 का, करंट उसका अपना I2, लेंथ ले रही, तो बेटा फोर्स पर यूनिट लेंथ विल बी इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई r होगा। यस सर। होगा। अब इधर देखो, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 किसके बराबर होना चाहिए? BIL sin थीटा, फिर से 90, तो sin 1 हो गया। अब यहां देखो ध्यान से, 1 किसकी मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा है? 2 की मैग्नेटिक फील्ड में, करंट इसका अपना I1 लेंथ, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ विल बी इक्वल टू म्यू नॉट I2 I1 अपॉन 2 पाई r। तो एक बात तो यहां से क्लियर हो गई कि फोर्स पर यूनिट लेंथ दोनों के ऊपर इक्वल लगेंगे, ठीक है? ठीक है बेटा? यस सर। लेकिन अगर ये क्वेश्चन 3 नंबर का आया तो उस 3 नंबर में
आपकी ये जो डेरिवेशन है इसकी वेटेज कम है, लेकिन जो आंसर वो आपसे पूछेगा उसकी वेटेज ज्यादा है। ऐसा हो सकता है कि वो आपको पूरी की पूरी सिचुएशन एक केस स्टडी के तौर पे दे दे कि बेटा दो स्ट्रेट पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं, currents are moving in the same direction, forces experienced by them are this and this, it means they are experiencing equal and opposite, oh sorry, equal forces on each other। ठीक है, ठीक बात है, बहुत बढ़िया। सवाल क्या है? सवाल ये है, what will happen to the conductors? Will they attract each other? Will they remain in their stable equilibrium, जहां पर हैं वहीं रहेंगे, or will they repel each other? बोलो। What will happen to them? सर Will they रिपेल attract? करेंगे। रिपेल करेंगे? हाँ क्यों जी, करेंगे रिपेल? करेंगे। क्यों करेंगे रिपेल? अंदर मैग्नेटिक की बाहर आ जाएगी। है बेटा, अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैंसिल करेंगे एक दूसरे को। भाई मैग्नेटिक, दोनों एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड्स में तो है ही ना। यस सर, तो मैं कह रहा हूँ कि अंदर की तरफ तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो एक दूसरे को कैंसिल करेंगी अच्छा, ओके, और बाहर की तरफ ज़्यादा हो जाएंगी, तो बाहर की तरफ मतलब एक दूसरे को रिपेल करने लग जाएंगे। अच्छा, रिपेल करने लग जाएंगे, ओके। चलो एक काम करते हैं, इन सर पे अगर होगा राइट क्या? हैंड थंब रूल लगाएंगे तो एक मिनट रुको रुको रुको, बताता हूं इन पे होगा क्या। इसका जो आंसर है कि जैसे मैंने बोला, विल दे रिपेल ईच अदर, विल दे अट्रैक्ट ईच अदर, और विल दे रिमेन इन देयर स्टेबल इक्विलिब्रियम, जैसे ये हैं वैसे ही रहेंगे, देयर विल बी नो इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स ऑन ईच अदर। ठीक है, इसका जवाब निकालने के लिए मैंने आपको बेटा लेफ्ट हैंड थंब रूल बताया था, ओ सॉरी, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बताया था, याद है? यस देखना, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट। करंट बेटा कहां जा रहा है? ऊपर। पहले इस पे देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहां है? अंदर। तो ये रही मैग्नेटिक फील्ड। करंट कहां जा रहा है? ऊपर, ये रहा। तो इस वाले कंडक्टर को किस तरफ मूव करना चाहिए? 1 की तरफ जाना चाहिए, जाना चाहिए। यस सर। यस सर। तो ये वाला कंडक्टर जा रहा है 1 की तरफ। तो दिस इज फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, इस तरफ लगी। अब आ जाओ इस पे, कहां पर है? बाहर की तरफ। करंट कहां है? ऊपर, ये लो। तो ये कहां जा रहा है? उस तरफ जा रहा है, देखो। यस सर। तो अगर ये इस तरफ जाएगा तो इट मींस दिस इज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। तो बेटा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। लेकिन याद ये रखना कि पहले तो बात हेडिंग ही डाल लें, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर्स। और हो क्या रहा है दोनों के बीच में? इंपॉर्टेंट बात, when the current in the same direction, when the currents are in the same direction, then conductors will attract each other। ठीक है, सर इसमें हमें जस्टिफिकेशन नहीं देनी होगी आंसर में कि बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। बिल्कुल। और अगर आप इसकी फील्ड लाइंस बनाना चाहें तो फील्ड लाइंस भी बना के दिखा सकते हैं।
आ जाता है क्वेश्चन, जैसे इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस बनाने आ जाते हैं वैसे इसकी फील्ड लाइंस भी बनानी आ जाती है। मान लो कि आपको दो कंडक्टर्स दे दिए जाए और ये कहा जाए कि दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में है, जैसे मैंने डाउनवर्ड्स ले लिया करंट, ठीक है, तो डाउनवर्ड के अंदर जो सर्कल होगा वो कैसा होगा बेटा, ऐसे, एरो ऐसे लगेंगे ना, यस सर। और इसमें भी एरोस ऐसे लगेंगे। तो जो फील्ड लाइंस होंगी वो अपने आप को कुछ इस तरीके से दिखाएंगे। ठीक है बेटा, यस सर। क्लियर है? यस सर। यस सर, क्लियर है। यही Yes, sir. अगर करंट्स अपोजिट डायरेक्शन में होते तो ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड शो करता। इन ऑपोजिट डायरेक्शन फिर क्या होता, मान लो कि करंट इसमें नीचे है इसमें ऊपर है, अब बताओ, अब रिपेल करेंगे। अब रिपेल करेंगे, ठीक है, तो अब ये रिपेल करेंगे। अब यहां ऊपर की तरफ तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, यानी यानी ये, तो यहां से ये, ठीक है, और यहां नीचे तो ऐसे ये, तो ठीक है बेटा। हाँ सर। अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, आप अंदाजा लगाओ इस पर्टिकुलर टॉपिक का कि हाउ इंपॉर्टेंट दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज, कि यहां आपने सबसे पहले तो एक छोटी सी डेरिवेशन करके दिखाई कि भाई फोर्स पर यूनिट लेंथ एग्जैक्टली लग कितना रहा है, ठीक है। अब जो मैंने पहले बात बोली थी कि जितना कंडक्टर की लेंथ होगी सामने वाले कंडक्टर पर उतनी ही लेंथ के ऊपर वो लगाएगा फोर्स, बाकी के ऊपर आप फोर्स ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि फोर्स पर यूनिट लेंथ आपके पास म्यू नॉट I1 I2 by 2 पाई आर है, ठीक है, तो पर यूनिट लेंथ उतनी फोर्स एक्ट करती है। दूसरी बात, फिर हमने देखा कि डायरेक्शन क्या होगी, यानी कि इनके ऊपर इन्फ्लुएंस क्या रहेगा एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड का, अट्रैक्शन होगी या रिपल्शन होगी। तो हमने कंक्लूजन निकाला लेफ्ट हैंड रूल यूज करके कि सेम डायरेक्शन के अंदर अगर करंट्स होंगे तो अट्रैक्शन होगी। फिर हमने मैग्नेटिक फील्ड्स भी ड्रॉ कर लिए, लेकिन एग्जामिनर यही नहीं रुकता बेटा, वो इसके बाद भी आपसे एक चीज पूछेगा, और वो अब जो चीज आपसे पूछेगा वो कहेगा डिफाइन 1 एम्पियर, ठीक है, कहेगा डिफाइन 1 एम्पियर यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स बिटवीन टू पैरेलल स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर्स। तो 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करेंगे, लिखें डेफिनेशन फटाफट से। One ampere is that value of steady current. 1 ampere is that value of steady current
which when maintained in each of the two very long straight parallel current carrying conductors, in each of the two very long straight parallel current carrying conductors, which are 1 meter apart, and produce a force of 2 into 10 raised to the power minus 7 Newton. So can you please repeat the value? Force of 2 into 10 raised to the power minus 7 Newton per meter of the length. अब बेटा इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए, ठीक है, कितना भी घुमा फिरा के आएगा, तो फिर आपको ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है ना, इसको भी याद रखना पड़ेगा कि जो फोर्स की वैल्यू होती है वो यहाँ पर 2 into 10 raised to the power minus 7 न्यूटन पर यूनिट मीटर होगी, ठीक है, ऑफ द लेंथ। अब देखो ध्यान से, ये वैल्यू आ कैसे रही है, बहुत आसान है। आपके पास फॉर्मूला है म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई r। उसने कहा ये जो करंट है ये 1 एम्पियर तब कहलाएगा या दोनों के अंदर, यानी I1 और I2 की वैल्यू 1 एम्पियर है जब दोनों 1 मीटर अपार्ट हो, तो R की वैल्यू भी 1 मीटर हो गई। तो आपके पास उस लिहाज से फोर्स पर यूनिट लेंथ म्यू नॉट अपॉन 2 पाई के बराबर हो गया। यस सर। लेकिन म्यू नॉट की वैल्यू आपके पास होती है बेटा 4 पाई 4.2 अपॉन 2 पाई, ये कैंसिल हो गए, 2 into 10 to the power minus 7 न्यूटन पर मीटर बच गया, ठीक है। Yes, sir. So this will be the value, यानी ये एक पर्टिकुलर टॉपिक आपसे कितने अलग अलग तरह से पूछा जाता है, ठीक है। बस आपको याद रखना है कि कैसे पूछ सकता है। वो या तो आपसे फिगर ड्रॉ करवा लेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, या आपसे डायरेक्शंस की टर्म्स में पूछेगा, या आपसे वैल्यू कैलकुलेट करवाएगा, या फिर 1 एम्पियर की डेफिनेशन पूछेगा। अब ये 1 एम्पियर की डेफिनेशन इसीलिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि वाइवा में पूछी जाती है, ठीक है। ये जनरली जब ये टेस्ट करना होता है, बहुत सारे बच्चे पता है क्या कहते हैं, टीचर जो भी कोई क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है, उसका जवाब देंगे, टीचर सेटिस्फाइड है नहीं सेटिस्फाइड है, उनको नहीं, वो टीचर के हाव भाव देख के पता लगाने की कोशिश करता है मेरा वाइवा बड़ा अच्छा होगा। ऐसा जरूरी थोड़ी होता है। तो ऐसे वाले बच्चों को जनरली टीचर पता है क्या कहते हैं, अच्छा बेटा चल कोई बात नहीं, जो तेरा बेस्ट प्रिपेयर्ड टॉपिक है, बेस्ट प्रिपेयर्ड चैप्टर है वो बता दो। अगर उसने करंट का नाम लिया, करंट इलेक्ट्रिसिटी से पूछ लो, ऑल्दो के मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट है ये, लेकिन क्योंकि डेफिनेशन तो 1 एम्पियर की है ना, पूछेगा, कहेगा ठीक है, दो स्ट्रेट पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स के अंदर 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, फोर्स बता कितनी लगेगी। अब तो बच्चे को जवाब ये देना चाहिए कि अगर करंट सेम है और 1 एम्पियर ही फ्लो कर रहा है
और दोनों कंडक्टर्स 1 मीटर अपार्ट हैं तो फोर्स इतनी है, ठीक है। तो दिस विल बी द फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है बेटा। ओके यस यस सर। यस सर। यस सर। ये टॉपिक और ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस यस सर। यस सर। यस। तो आई होप कि आज वाले तीनों टॉपिक्स आपको क्लियर हो गए होंगे। तीनों टॉपिक्स थोड़ा सा लीक से हटके हैं, लेकिन चल तो लॉरेंट्ज मैग्नेटिक फोर्स के ऊपर ही रहे हैं, ठीक है। आज अटेंडेंस कम होने की वजह से मैंने साइक्लोट्रॉन फिर शुरू नहीं कराया, तो मैंने कहा चलो लॉरेंट्ज मैग्नेटिक फोर्स ही स्टार्ट कर लेते हैं। तो आई होप नेक्स्ट क्लास में अटेंडेंस ज्यादा बेटर होगी तो साइक्लोट्रॉन शुरू करा देंगे। ऑल्दो these topics are nowhere less important as compared to the cyclotron, but क्योंकि ऐसे वाले टॉपिक्स बहुत केसेस में जनरली टीचर्स कम डिस्कस करते हैं और एग्जामिनर पेपर बनाते हुए ऐसा ही टॉपिक ढूंढता है कि जो बच्चा अप्लाई करना जानता है वो ज्यादा अच्छे नंबर लेके आए, ठीक है। रटंत विद्या वाले वो पहले से ही वहां से फिल्टर करना शुरू कर देते हैं। तो कुल मिला के बात ये है, एक अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, फिर से देखना और फिर से समझना और अपनी बुक से पढ़ना, ठीक है बेटा। यस सर। आज इतना ही रखते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम। टेस्ट को बता दो एक बार। टेस्ट बेटा मैंने बोला था, और अगेन फिर बात वही है, कुछ लोगों के अभी यूनिट टेस्ट चल रहे हैं, तो कोई नहीं, ट्यूसडे को लेंगे टेस्ट। सर ट्यूसडे को 8:30? क्यों, क्या प्रॉब्लम है? सर मैं पूछ रहा हूँ मतलब। नहीं, मैं भी बता रहा हूँ, ट्यूसडे को 8:30 ले लेते हैं। हाँ, और बाकी इन द इवनिंग। हाँ इन द इवनिंग, सुबह तो स्कूल होगा ना। यस सर, मेरा टेस्ट लेना है। हाँ कोई नहीं, रेगुलर क्लास में टेस्ट लेंगे, अगली दोनों रेगुलर क्लास हाफ आवर इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। ओके सर। तो अगली दोनों क्लासेस 1.5 घंटे ही कर देंगे, ट्यूसडे को टेस्ट ले लेंगे। ठीक है सर। चलो ठीक है, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस प्रिपेयर करके रखें। ओके सर, ठीक है सर। ओके बेटा, थैंक यू सर। ठीक थैंक है। यू।